मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यू क्रॉप के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यू क्रॉप जब कटन का आता है उसमें अपन क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे ताकि वो प्रोसेस में बढ़िया से चालू हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए बताने जा रहे हैं। और ये जो न्यू क्रॉप जो बता रहा हूँ कटन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो चालू करने से पहले आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल का प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए और अपना दोस्त लोग को भी बोलिए मेंबरशिप लेने के लिए। अगर मेंबरशिप में चैनल चलाना दिक्कत जाता है और अपन कोशिश करते कि ये चैनल लंबे दिन तक चले, लेकिन मेंबरशिप भी ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा आप दोस्त लोग से बात करो, आप भी लीजिए खुद। और न्यू क्रॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यू क्रॉप का आपको एक आइडिया देता हूँ क्यों ज़रूरी है ओल्ड क्रॉप और न्यू क्रॉप में सेग्रीगेशन करके अलग से चलाने की। उसका मेन मुद्दा है जो ओल्ड क्रॉप जो होता है, ओल्ड क्रॉप क्या होता है, अभी इसका 10 से 11.5 तक B+ वैल्यू रहता है। ओल्ड क्रॉप जो रहता है लास्ट में थर्ड पिकिंग होता है, वही वाला कटन होता है। ये 10 से 11.5 B+ वैल्यू रहता है। और न्यू में ये अभी जो आएगा आपकी ये 7 से 8.5 तक वैल्यू रहेगा B+ वैल्यू, मतलब जमीन आसमान के अंतर है। इसीलिए कभी भी न्यू और ओल्ड क्रॉप मिला के नहीं चलाते। जो कोई मिला के चलाएगा इतना भयंकर शेड वेरिएशन आएगा, शेड उसमें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो और इतना परेशानी होगा, माल बिकने लायक नहीं रहेगा। तो कभी शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना। जो शॉर्टकट मेथड अपनाएगा वो बिल्कुल मतलब क्वालिटी तो सत्यानाश हो जाएगा, बड़ी ख़राब हो जाएगा और उसका मार्केट में रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी ये न्यू और ओल्ड क्रॉप मिला के चलाने की मतलब सोचना भी नहीं कभी। और देखिए न्यू क्रॉप के लिए क्या करना, ऑब्जेक्टिव्स देखो। सबसे पहले कंप्लीट रन आउट ऑफ ओल्ड क्रॉप। जो पुरानी माल जो चल रहा है पूरा पीछे से मिक्सिंग से खाली करना, ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंप्लेक्स सब खाली करते करते चलना। और जैसे जैसे वो खाली होता रहेगा इसको पूरा मेंटेनेंस क्लीनिंग दे के पूरा परफेक्टली सफाई करना। और उस टाइम में जैसे पूरा हर जगह सफाई करोगी तो दीवार, साइड, रूफ वगैरह वो सारी चीज़ लटकता रहता है, जो वो सब साफ कर देना चाहिए। मतलब हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी है। रन आउट जैसे जैसे होता रहेगा ऐसे ऐसे बढ़िया सफाई करते रहना। और अक्यूमुलेट न्यू क्रॉप्स एटलीस्ट 8 से 10 लॉट्स। एक लॉट का जो मटेरियल है कटन का अपन 100 बेल्स मानते हैं। तो 100 बेल्स जब होता है कम से कम 8 से 10 लॉट, मतलब 800 से 1000 बेल आपके पास अक्यूमुलेट हो तब आप न्यू क्रॉप का चालू करना। एक आध लॉट कोई आ गया इसी को डाल के चला दो, फिर दूसरा लॉट आएगा फिर इसको मर्ज करोगी तो बहुत दिक्कत जाता है उसमें। जैसे 10 वैरायटी होगा तो कम से कम ये 12-15 दिन जाएगा। तो उसके बाद जो लॉट एक आध ख़त्म होता रहेगा इसके साथ एक दो नया क्रॉप ऐड करते रहना। लेकिन वो बिल्कुल मिनिमम बैलेंस में चालू नहीं करना। मिनिमम बैलेंस में चालू करोगे क्योंकि न्यू क्रॉप जो आता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, उसमें बहुत लेप्स रहता है, ये सब चीज़ का झमेला रहेगा। सबसे बढ़िया है 8 से 10 लॉट कम से कम हो तब चालू करना। उसके बाद देखो ओल्ड क्रॉप सॉफ्ट वेस्ट कीप सेपरेटली इन गोडाउन। जो अपना लॉट रन आउट करेंगे पुराना वाला माल, जितना सॉफ्ट वेस्ट है मतलब स्लाइबर है, लैप का टुकड़ा है, लिवाफिल वेस्ट है, जो अपन यूज करते मिक्सिंग में, इसको ओल्ड लॉट का जैसे आपने मिक्सिंग बंद कर दिया, ब्लोरूम कार्डिंग सफाई कर दिया, ड्राइंग सिंपल से सफाई करते रहा, तो जितना सॉफ्ट वेस्ट उस दौरान निकलेगा इसको व्यवस्थित बोरा में भर के पर्ची डाल के इसको रखिएगा एक जगह, गोडाउन में रख लीजिएगा, ठीक है। जब तक पूरा रिम फ्रेम ऑटोकॉन पूरा फाइनल नहीं हो जाता है उसको एक जगह रखो।
समझ लो एग्जाम्पल उसको अकुमुलेट करके आपके पास 4 टन का ओल्ड लॉट हो गया, ठीक है। जब आप न्यू लॉट चालू करोगे, इसको ओल्ड लॉट का वेस्ट बिल्कुल नहीं डालना उस टाइम। न्यू लॉट पूरा आपके ऑटो कॉर्नर तक जाके शेड वगैरह मैचिंग हो गए, सब कुछ हो जाएगा। उसका बाद ये जो ओल्ड लॉट का वेस्ट है इसको ज़्यादा नहीं डालनी, 1% डाल के 1% के हिसाब से या उससे नीचे भी अगर बनता है, ये डाल के इसको चाहे आपको 2-3 महीना लगे इसको खपत करना। इसको अकुमुलेट करके रखने का मतलब नहीं कि पड़ा रहेगा। इसमें जब आपकी नया क्रप सेट हो गया, शेड वगैरह मैचिंग हो गया, सब बराबर हो गया, तो 1% इक्वल डालना। मतलब ऐसा नहीं आज 1%, कल 2% और कभी आधा %, कभी डाला नहीं, ऐसे नहीं करना। 1% के हिसाब से डालना, वो डाल के इसको ख़त्म करना। इसीलिए लिखा मैंने इसको अकुमुलेट करके रखना। और रनिंग वेस्ट जो न्यू लॉट का आएगा वो तो डलेगा, वो कोई रिस्क नहीं है। वो आप 4% डालो, 5% डालो, 6% जो भी आपकी बनेगा वो तो डालते रहेगा, लेकिन ओल्ड वाला 1% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखिए आज LR ऑफ ओल्ड क्रॉप डू मेंटेनेंस क्लीनिंग, वही बता रहा था आपको। जैसे आपकी जहाँ से LR हो जाता है, मतलब लॉट रन आउट हो जाता है, इसको बढ़िया थोरोली मेंटेनेंस क्लीनिंग करना। उसमें मेंटेनेंस क्लीनिंग करके एक्सक्लूसिव वाला से भी ऑडिट करवाना कि क्लीनिंग बराबर हुई ना हुई। अगर नहीं हुई तो फिर से करवाओ, लेकिन मेंटेनेंस क्लीनिंग हर जगह होना जरूरी है। मतलब ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंप्लेक्स, रिम फ्रेम, ऑटो कॉर्नर, हर जगह। और देखो इफ मेंटेनेंस क्लीनिंग नॉट पॉसिबल डू ड्रॉप जोन क्लीनिंग। अब क्या होता है, ये पॉइंट क्यों आया, जैसे समझ आपने ब्लो रूम खाली हो गया, 2-4 दिन बंद रहेगा मिक्सिंग लगाने में, रिम फ्रेम में खाली नहीं, वो मेंटेनेंस क्लीनिंग कर दिया, अपने पास आदमी है, कार्डिंग भी एक एक करके कर दिया, वो भी हो गया। हाँ, ड्राइंग सिंपलेस हो गया। जब रिम फ्रेम की बारी आता है, एग्जाम्पल समझ लो आपके पास है, मैं बोल रहा हूँ 20 रिम फ्रेम है, ठीक है। 20 रिम फ्रेम है, आपकी समझ लो डेली 3-4 मशीन कटेगा। दिन में 2 कटेगा, रात में 2 कटेगा, 4 मशीन कटेगा। 4 मशीन कटेगा तो मेंटेनेंस टीम इतना कहीं पे भी पावरफुल नहीं रहते कि 4 मशीन का मेंटेनेंस क्लीनिंग एक दिन में कर दे। तो इसीलिए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि मेंटेनेंस क्लीनिंग समझ लो सुबह एक मशीन लिया, फिर लंच के बाद एक मशीन लिया, या ओवर टाइम रुक के भी एक ले लेगा। एग्जाम्पल बोलता हूँ, मतलब मैक्सिमम 3 मशीन ले सकता है मेंटेनेंस वाला। और कभी कभी ऐसे होता है रात को कोई मशीन कटेगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ड्रॉप जोन क्लीनिंग करा देते मेंटेनेंस वाला से। ड्रॉप जोन क्लीनिंग करते मतलब क्या, मतलब जो ड्राफ्टिंग जोन का बटम रोल, टॉप रोल, क्रेडल, लिफ्टिंग टेप, ये सब चीज़ सफाई हो जाएगा। खाली ब्रेक और जक्की पुली ये सब नहीं हो पाता। उसको ड्रॉप जोन क्लीनिंग जब मेंटेनेंस वाला करेंगे, उसमें प्रोडक्शन वाला को भी थोड़ा मदद करना पड़ता है। जक्की पुली और वो ब्रेक वगैरह सफाई कर लेगा, और मेंटेनेंस वाला जो क्लीनिंग करेगा ड्रॉप जोन का बढ़िया सफाई कर देगा, वो भी चलेगा। और वो इन केस ऑफ इमरजेंसी जब मेंटेनेंस क्लीनिंग का द्वारा कवर हो जाता है, बहुत बढ़िया है। नहीं हो पाया तो उसका ऑप्शन ड्रॉप जोन क्लीनिंग में है, ये करना है। उसके बाद देखो चेक न्यू क्रॉप कर्टन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली। नया क्रॉप जो आता है, जैसे आपको पता है 8-10 लॉट होगा, चालू करोगे, हर लॉट का सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट करना, फिर बल्क जब आएगा 100 बेल का, उस टाइम भी चेक करना रैंडमली। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यू क्रॉप में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है मॉइस्चर। मॉइस्चर न्यू क्रॉप में बहुत ज़्यादा रहता है, 13%, 14%, 12% ऐसे रहता है, जबकि अपन को चाहिए 8% चाहिए। अगर आपने कभी सौदा करते हो कॉटन का, समझ लो 8% मॉइस्चर अपन स्टैंडर्ड रखे, वो मैक्सिमम लेवल आप 9% रखिए। बोला 9% तक अपन आपको जो बराबर रेट है वो देंगे। 9% से ऊपर होगा तो उसी हिसाब से पैसा कटेगा। नहीं तो क्या पार्टी क्या करेगा, पैसा नहीं काट रहा है तो 13%, 14% सब दे देगा आपको।
तो आप लोग फंस जाओगे। अगर इतना ज़्यादा हाई मॉइस्चर वाला मटेरियल ले लोगे आप फंस जाओगे। बाकी स्ट्रेंथ लेंथ वगैरह वो तो सब मतलब वो तो देख के लेना ही है, माइक वगैरह देख के लेना है, लेकिन मॉइस्चर सबसे इम्पोर्टेंट है न्यू क्रॉप में, वो चेक करके लेना है। उसके बाद देखिए बिफोर प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू क्रॉप चेक मॉइस्चर परसेंटेज, वो बताया आपको सैंपल का बल्क का मॉइस्चर ज़रूर चेक करना, चेक करके लेना, नहीं तो आप फिर फंस जाओगे, नहीं हो पाएगा। कीप बीटर स्पीड लोअर साइड इन ब्लो रूम। ब्लो रूम में नया क्रॉप में क्या होता है, थोड़ा बीटर का स्पीड कम रखना पड़ता है, तो ज़्यादा स्पीड रखोगे नेप्स बन जाएगा, क्यों मॉइस्चर रहता है कटन में, ज़्यादा स्पीड में वो गोला गोला बना देता है, नेप्स बनाता है। ऐसे ही सिलेंडर लिक्रिन ये फ्लैट स्पीड ये सब भी एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब पूरा ट्रायल लेके और सिलेंडर स्पीड थोड़ा कम रखना पड़ता है, लिक्रिन स्पीड कम रखना पड़ता है, जैसे नेप्स ना बढ़े उसके लिए ध्यान देना पड़ता है, फ्लैट स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही चेक करना। और फीड डिलीवरी ऑफ ऑल बीटर मटेरियल्स चेक ऑफिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे नया क्रॉप आप चालू किया तो हर बीटर का आगे और पीछे का मटेरियल कलेक्ट करके उसका ऑफिस टेस्ट कराना, उसमें अपना फाइबर का कहीं रप्चर तो नहीं हो रहा है, नेप्स वगैरह बराबर रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, उसमें सब चीज़ उसमें आएगा। उसके बाद देखो ऑल कार्ड्स ऑफिस फीड एंड डिलीवरी मटेरियल फॉर फाइन ट्यूनिंग, वो सारे कार्ड का फीडिंग और डिलीवरी स्लाइबर का ऑफिस जरूर कराना। समझ लो आपके पास 15 कार्ड है या 16 कार्ड है, तो हर कार्ड का करना, उसमें जो ज़्यादा नेप्स वगैरह रहेगा इसको अटेंड करना, ऐसे नहीं कि ऑफिस करके छोड़ दिया, तो कहाँ पे क्या दिक्कत है इसको ऑफिस करके पूरा इसको सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट करके इसको फिर चालू करना। कोई कार्ड समझ लो थोड़ा बहुत डैमेज है, ज़्यादा नेप्स बना रहा है, बेटर उसका स्पीड 10 एमपीएम कम कर लो, 20 एमपीएम कम कर लो, लेकिन क्वालिटी ख़राब नहीं करना। अगर आपके कार्ड कमज़ोर है, किसी में ज़्यादा नेप्स आया, तो इसको थोड़ा बहुत स्पीड कम कर लो, इसको मेंटेनेंस वाला से अटेंड होने के बाद फिर चालू कराओ फुल स्पीड करके, लेकिन नेप्स बढ़ने नहीं देना। उसके बाद देखो सेट ड्रॉप एम गेजेस आज पर 95% ऑफिस लेंथ, जो ड्रॉप एम जो गेज होता है बटम रोल गेज, उसका देखो कार्डिंग का गेज, ड्रॉप एम गेज का जो स्टैंडर्ड है, मेरा उसका सेपरेट वीडियो है, आप वो सब वीडियो देखिए मेरा चैनल में जाके, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, अपना क्या लेंथ रहेगा, क्या गेज रहेगा, सारी चीज़ आ जाएगा। और 95% ऑफिस लेंथ होता है, उसी का हिसाब से ड्रॉपिंग का गेज फिक्स होता है। और फाइबर लेंथ के हिसाब से आप जब कार्डिंग से जो माल निकला तो उसका 95% ऑफिस लेंथ क्या है कार्डिंग स्लाइबर का, और ब्रेकर का गेज हो जाएगा, ब्रेकर से जो गेज जो मटेरियल निकला उसका 95% ऑफिस लेंथ क्या है फिनिशर का गेज हो जाएगा। इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। उसके बाद देखो ग्लो हीटिंग लैम्प्स इन फ्रंट ऑफ फ्लेक्सिकिन ड्रॉप एम सिंप्लेक्स, तो ये फ्लेक्सिकिन का ऊपर जो साइड में जो कांच के सामने थोड़ा दूर रख के लाइट जलाना, और हो सके तो ब्लो रूम में हीट जो हेलोजन लाइट लगाना, गर्मी रखना, और टेम्परेचर हर जगह में। तो उस टाइम क्या करना, देखो पेपर ट्रे में जो RH है ना वो 48% से नीचे रखना, क्योंकि मॉइस्चर रहता है कटन में, आप अगर RH ज़्यादा रखोगे तो उसमें किट्टी नहीं झड़ेगा, तो इसीलिए 48% से कम रखना RH, मतलब 45 से 48 तक बहुत है, उससे ऊपर पेपर ट्रे का RH जाने नहीं देना। फ्लेक्सिकिन का सामने हीटिंग लैंप लगाना, और ड्रॉप एम के क्रिल का ऊपर ड्राफ्टिंग जोन का ऊपर ऐसे हीटिंग लैंप लगाना, ताकि मटेरियल में थोड़ा जो नमी है सूख जाए और किट्टी झड़ जाए। और सिंप्लेक्स में भी ड्राफ्टिंग जोन के ऊपर उस पर भी हीटिंग लैंप लगा के रखना, ताकि वो ये कम होगा, मतलब पॉजिटिव क्लियरर में ज़्यादा वेस्ट नहीं आए, और बराबर उसका गर्मी के कारण लैपिंग ना हो और किट्टी झड़ जाए। ये हीटिंग लैंप का रोल होता है ना, वो न्यू क्रॉप पे बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं लगाओगे तो किट्टी झड़ेगा नहीं, आपको परेशानी पड़ेगा।
डू लिक्विमिक्स ऑफ टॉप रोलर्स ऑफ ड्रॉप फ्रेम सिंपलेस रिम फ्रेम्स। न्यू क्रब चालू करने से पहले कोई जोड़ा वगैरह चेंज करना है, कोई बॉपिंग करना है, लिक्विमिक्स करना है, वो बिल्कुल कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम आपको फ्री रहता है, ड्रॉप फ्रेम खाली होकर बंद पड़ा रहता है, सिंपलेस खाली होकर बंद पड़ा रहता है। तो उस टाइम बॉपिंग और लिक्विमिक्स जो करना है वो एक बार करा दीजिए, और फिर हर 15 दिन में एक बार, महीने में, जो शेड्यूल के हिसाब से फिर करते रहना। रिम फ्रेम का भी कर देना लिक्विमिक्स। सेट सिंपलेक्स हार्पली स्ट्रेंथ आज पर कर्टन प्रॉपर्टीज़। कर्टन का आपकी जो स्ट्रेंथ है, माइक है, लेंथ है, उसके हिसाब से टीपीआई आप सेट करिए सिंपलेक्स में। उसका हार्पली स्ट्रेंथ चेक करिए, हार्पली जो अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से, कोम्ड कार्डेड के हिसाब से बराबर रखिए, ताकि आगे अनड्राफ्टेड नहीं आए। और वो सिंपलेक्स का हार्पली जो होता है उसका भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कर्टन में कार्डेड में कितना, कोम्ड में कितना, क्या क्या रखना है, उसमें डिटेल बताया हुआ, इसको देखिएगा एक बार। सेट टिप्पी ऑफ रिम फ्रेम टू अचीव द CSP रिक्वायर्ड। समझ लो आपको न्यू क्रब चालू करनी है, तो मतलब कोई भी काउंट लेना है तो उसमें टीपीआई डाल के देखो कौन सा टीपीआई में CSP अच्छा मिल रहा है। समझ लो एग्जांपल आपको मैं बोल रहा हूँ 30 काउंट KW बढ़ानी है, ठीक है, 30 काउंट KW बढ़ानी है, आपकी शंकर 6 का कर्टन है, ठीक है। आपने समझ लो TM दिया 4.3 में आपकी CSP आया, समझ लो 2500 आया, ठीक है। उसमें 4.35 करके देखो, 4.4 करो, जब आपकी 2600 आ जाएगा तब आप समझ लो आपकी ऑप्टिमाइज हो गया। तो TM का ट्रायल करना है, किस में अच्छा होता है, जिसमें आपकी CSP बैठता है वही चालू करना। और उसके लिए आपको पूरा रिम फ्रेम चलाना ज़रूरत नहीं है, 10 बॉबिन लगाओ, उसका IPI भी चेक हो जाएगा, CSP भी चेक हो जाएगा, काउंट वगैरह भी चेक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले इसको सेट करना, उसके बाद पूरी लॉट रिम फ्रेम में लेना। उसके बाद देखो चेक शेड ऑफ फाइनल यान इन UV लाइट। जब आपकी कोन बन जाएगा ना ऑटोकोन में, UV लाइट में इसका बराबर उसका शेड चेक करो, कोई शेड में अंतर तो नहीं आ रहा है, कहीं पुराना माल मिक्स तो नहीं हो गया। इसको सब चीज़ का ध्यान रख के शेड बीच बीच में चेक करना, मतलब बीच बीच में नहीं, मैं तो बोला हर कोन चेक करना चाहिए, तब जाके UV लाइट में चेक होगा तो मालूम पड़ेगा। प्रॉपर कलर कोडिंग ऑफ मटेरियल, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके न्यू क्रॉप में जो कलर कोडिंग रखेगा, पुराना से हट के रखना। समझ लो ड्रॉप फ्रेम कैन, कार्डिंग कैन, और कोम्बर का स्पूल, मतलब वो सब बिल्कुल डिफरेंट रखना। पुराना में जो था इसको भूल जाना, नया में बिल्कुल डिफरेंट रखना, ताकि कोई मिक्सअप का चांस ना हो। कभी कभी ऐसे होता है, समझ लो कोम्बर में आपने ब्लैक कलर का स्पूल लिया, और वो उसके बाद पहले भी ब्लैक कलर का था, मिक्सअप हो गया, पहले का कहीं लैब का टुकड़ा पड़ा था, मिक्सअप हो गया, पूरा लट खराब हो जाता है। तो कलर कोडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप नया लट लोगे, ये कलर कोडिंग हर जगह का रखने का बहुत इम्पोर्टेंट है। मेक फैब्रिक फॉर शेड चेकिंग। जब आपकी कोड निकल जाएगा, आप कहीं अपने पास अगर कपड़ा बनता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से उसका कपड़ा बनाइए। कपड़ा बनाने के बाद शेड चेक कीजिए, उस पर कोई शेड वेरिएशन तो नहीं आता है। न्यू क्रॉप में सबसे इम्पोर्टेंट है IPI और शेड वेरिएशन, वो दोनों चीज़ आता है हर बार। और देखो मेक फैब्रिक फॉर शेड वेरिएशन, उसके बाद इफ़ डाउटफुल वॉश फैब्रिक फॉर शेड चेकिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगा कि नहीं इसमें शेड वेरिएशन हल्का फुल्का है, तो उसका कपड़ा क्या करोगे, वॉशिंग करके देखो। वॉशिंग करने से भी कभी कभी वो सॉल्व हो जाता है, और वॉशिंग करके भी चेक करना चाहिए कपड़ा कि सही है नहीं है। उसके बाद देखो एक्यूमुलेट न्यू क्रॉप सॉफ्ट वेस्ट। ये जो न्यू क्रॉप का सॉफ्ट वेस्ट निकलेगा, एक साथ नहीं डालना, इसको थोड़ा रिम फ्रेम तक आ जाएगा, थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करके रखो। और जिसके उसको बताया था ना, ओल्ड क्रॉप का जो 1% डालना है वेस्ट,
वो कितना डालना है, वो कितना बन रहा है, एक बार तालमेल देख लीजिए। समझ लो न्यू का आपने 3% डाला तो ओल्ड का 1%। अगर ऐसे बढ़ता ही करना, नहीं तो ये 3 की जगह अगर 4 बना, 4 + 1%, ऐसे कुछ एक रेशियो फिक्स करना, फिक्स करके इसको कंटिन्यूटी में रखना। ठीक है, समझ लो वर्किंग बढ़िया है तो वेस्ट कम जनरेट होगा तो कम परसेंटेज डालेगा, वर्किंग थोड़ा बैड साइड है तो वेस्ट ज़्यादा निकलेगा। उसको फिर उसी हिसाब से आपको एक रेशियो फिक्स कर देना, ओल्ड का कितना वेस्ट रहेगा, नया का कितना रहेगा। फिक्स परसेंटेज ऑफ ओल्ड कॉटन सॉफ्ट वेस्ट फॉर यूज इन न्यू लट, ये बताया था आपको, जो 1% तक आप फिक्स कर देना। चेक सैंडविच कोन्स फ्रिक्वेंटली फॉर शेड वेरिएशन, जब भी नया क्रॉप चालू होता है बीच बीच में 2-4 रिंग, अलग अलग रिंग से बॉबिन ले लेना और इसको सैंडविच कोन बनाना। सैंडविच कोन मतलब देखो, पहले 10 कोन जो 10 बॉबिन चला दिया, फिर उसका ऊपर और 10 बॉबिन अलग मशीन का लेके चला लिया, फिर और एक बार 10 बॉबिन लेके चला लिया। ऐसे थोड़ा बड़ा 1 किलो के करीब कोन बना देना, उसे बीच बीच में अलग अलग मशीन का लेके कोन और बॉबिन लेकर डालना। और ऐसे ही सैंडविच कोन रहेगा तो उसमें यूवी लाइट में देखना, कहीं ज़्यादा फर्क होगा तो मालूम पड़ जाएगा। ये जब लॉट चेंज होगा नया लॉट, उसके बाद कंटिन्यूसली 15 दिन 20 दिन इसको डेली चेक करना। और कभी कभी ओल्ड लॉट के साथ मैचिंग भी करना। ओल्ड लॉट में बहुत अंतर रहता है, आप देखना एक बार करके। सैंडविच कोन जब बनाओगे ओल्ड लॉट का 1-2 बॉबिन डाल कर देखना उसमें, सैंडविच कोन में आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। कीप B+ वैल्यू रेंज अप टू 2, B+ वैल्यू का जो रेंज है 2 तक रखना। एग्जाम्पल बोलता हूँ, समझ लो आपने 7 का B+ वैल्यू डाला तो 9 तक डाल सकते हो B+ वैल्यू, 2 रेंज मैक्सिमम। अगर आपने 1-1.5 रखते हो तो बहुत बढ़िया। समझ लो कोई रखता है 7 से 8, इतना ही B+ वैल्यू का ही डालेगा, तो ये सबसे बढ़िया है। बहुत इमरजेंसी होगा तो 2 तक जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड 2 तक है, उससे ऊपर का रेंज कभी नहीं करना B+ वैल्यू का, नहीं तो यहीं न्यू क्रॉप भी लो ना फिर भी सेट वेरिएशन आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डू एडवांस्ड सैम्पलिंग फॉर IPI चेकिंग, जो आपकी जो न्यू क्रॉप चालू करोगी उसका बीच बीच में एडवांस सैम्पलिंग करना, गेज वगैरह ट्राई करना, कौन सा गेज में सूटेबल होता है, कौन सा TPI में सूटेबल होता है, सारी चीज़ का 10-10 बॉबिन चला के टेस्टिंग करते रहना, ताकि आपको क्वालिटी लेवल विदिन 10 से 15 डेज क्वालिटी लेवल सेट हो जाए, ताकि वो साल भर चलते रहे, कभी दिक्कत नहीं, अगला लॉट चेन तक चलते रहे। और ये न्यू क्रॉप का जो वीडियो है आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।